Good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. So we will discuss about tense. All the uses we have completed, and now starts the tense. When we talk about tenses, there are only three types of tense. First is present. Second is past, and third is future. When this subdivision was classified, then there are four types of tense. First is indefinite. Second is continuous. Third is perfect. And next perfect continuous. So now we start the topic present indefinite tense, and as you know very well, we are learning translation. So in translation, what we have to translate a Hindi medium sentence into English medium. So we start present indefinite tense. Present indefinite. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन दें. You are given a sentence in this way. So you have to go at the ending point of this sentence. There is written. यहां पर जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वर्ब में ता है, ती है, ते. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है. वे सेंटेंस जिनकी क्रिया के अंत में, जिनकी क्रिया में, वर्ब में ता है, ती है, ते है शब्द दिए जाते हैं, वे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं. अब उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय हमें क्या करना है? एफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस एक वो सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है. तो यहां पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं. क्लियर? काम को करने वाला. ये सब्जेक्ट टू टाइप्स हो सकता है, वेदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल. If the subject is singular, then we have to use S या ES with the first form of the verb. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES आपको जोड़ देना. If the subject is singular. If the subject is plural, then you have to put only first form of the verb. Here is only a minor difference between the singular and plural subject. If the subject is singular, then you have to use S and ES with the first form of the verb. And if the subject is plural, then no S या ES is mentioned with the verb. Only first form of the verb you should have to use. Okay? And then object and complement. And after that, full stop. This is the structure of an affirmative sentence. The tense is present indefinite.
नाउ एग्जाम्पल में आपको दिया गया है सभी खिलाड़ी एक मैच सभी खिलाड़ी एक मैच खेल रहे हैं, ये सेंटेंस आपको दिया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले लास्ट में जाना है, एंडिंग पॉइंट पर जाना है। एंडिंग पॉइंट पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंडिंग पॉइंट पर खेलते हैं शब्द लिखा है। तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछने लगे व्हाट इज द वर्ब, वर्ब है बच्चों खेलना, वर्ब है खेलना। और देखिए इस खेलना में से ये नॉन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना, और इसकी जगह ते है शब्द जोड़ दिया गया है। तो ये जो ता है, ती है, ते है कहां पर दिया गया है? ये वर्ब के साथ दिया गया है। आई बात समझ में? क्योंकि वर्ब थी खेलना, खिलाड़ी जो वर्क कर रहे हैं वो खेलने का वर्क कर रहे हैं, तो वर्ब है खेलना। इसमें से नानी को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसकी जगह ता है, ती है, ते है जोड़ दिया गया। तो वर्ब में ता है, ती है, ते है मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में? सबसे पहले सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? काम तो सभी खिलाड़ी कर रहे हैं, तब ऑल द प्लेयर्स ओके, ऑल द प्लेयर्स। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट तो आपने रख दिया, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सब्जेक्ट प्लेयर्स सभी खिलाड़ी प्लूरल है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब कौन है? खेलना, खेलने के लिए प्ले। ऑल द प्लेयर्स प्ले, खेलते हैं क्या? ए मैच। ऑल द प्लेयर्स प्ले ए मैच। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? अब नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर वही सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। इफ दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर, then you have to put here does, and if it is plural, then do. After that, not first form of the verb. No SEIS is added now in the first form of the verb because with singular subject in affirmative sentence, with singular subject we use S or S. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं। अब वो जो एस या ईएस है, सेंटेंस निगेटिव होने पर वो जो एस या ईएस है जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखते थे, वो एस या ईएस अब डू के साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है। किसके साथ? डू के साथ। और इसलिए क्या होता है? डज होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट में हम डज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो वर्ब में एस या ईएस था वो अब डू के साथ शामिल हो गया है, तो डज हो गया। तो अब हमें केवल निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक अब
हमें अंग्रेजी अध्यापक अब हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। ये सेंटेंस आपको करना है। तो फिर वही सबसे पहले हमें लास्ट में जाना होता है। यहां पर वर्ब है पढ़ना, सॉरी पढ़ाना, वर्ब है यहां पर पढ़ाना, और पढ़ाने में से ना लेने हट गया और इसकी जगह आकर के लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। हमने देखा कि हमको नहीं शब्द भी दिया गया है, मीन्स सेंटेंस निगेटिव है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे द टीचर। सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर, उसके साथ डज नॉट, क्लियर। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब कौन है, पढ़ाना, तो टीच अस, हमें इंग्लिश। द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, केवल इंग्लिश को यूज करना है। द इंग्लिश हम इसलिए नहीं लिखेंगे, अगर आप द इंग्लिश लिखते हैं तो फिर वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की जाति को शो करता है। अंग्रेज, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, नॉट ए सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर जैसे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। उसके बाद में हमारे पास 2 वर्ड्स बचते हैं, 2 शब्द बचते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन है, देखिए सुनने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अध्यापक सब्जेक्ट है क्योंकि अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो अध्यापक हो गए। हम लोग क्या करें, अब हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो हम लोग हो गए ऑब्जेक्ट, और हम की अंग्रेजी होती है वी, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस। अब यहां पर क्या है, दूसरी बात, तो वर्ब के बाद में जो स्थान होता है, वर्ब के बाद में जो प्लेस होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सजीव ऑब्जेक्ट जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और एक होते हैं निर्जीव ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, लेकिन इन दोनों में भी हम प्रेफर करते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं सजीव ऑब्जेक्ट को। मींस अगर हमें एक साथ 2 ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं तो वहां पर उनमें से एक सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है। तो हमें पहले सजीव ऑब्जेक्ट को रखना है, पहले सजीव ऑब्जेक्ट को रखना है, बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, टीच के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट अस को रखा है और बाद में लिखा है इंग्लिश को। अब बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती से या फिर हम विलिंगली जानबूझकर ऐसा रखना चाहें। अकॉर्डिंग टू दी रूल, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रूल के अकॉर्डिंग तो ये है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आप पहले निर्जीव को और बाद में सजीव को रखना चाहते हैं तो क्या होगा, तो याद रखना उस समय सजीव ऑब्जेक्ट से पहले आपको TO2 लगाना होता है। यानी कि अगर यही सेंटेंस जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, अगर यही सेंटेंस आप इंग्लिश को पहले और अस को बाद में लिख करके ट्रांसलेट करना चाहें तो उस समय सेंटेंस होगा द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश टू अस। ओके, आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आप सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप में आप क्या करेंगे, डू या डज को आप पहले रख देंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट रखें। अब डू या डज को पहले कैसे रखें, लीजिए इसको हम ऐसे करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, डू और सिंगुलर। डज रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, डू रखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद में डू या डज सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको नोट की स्थिति ये रहेगी, अगर नोट है रखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो छोड़ दें। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या फिर सेकंड टाइप कौन सी होती है, सेकंड टाइप ये है जिसमें क्या को कब कैसे बीच में आ जाता है, यानी कि डब्ल्यू फैमिली। तो सेंटेंस को डब्ल्यू फैमिली से शुरू करेंगे, उसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट। याद रखना डब्ल्यू फैमिली के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड देन क्वेश्चन। ये वाली एग्जाम्पल में आपको कह दिया गया क्या शिकारी शिकार नहीं करता है, क्या शिकारी शिकार नहीं करता है, डज द हंटर, कैसे देखो शिकार करना वर्ब है, नानी ने हट गया, ताहे आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्वेश्चन मार्क लगा है और क्या शब्द स्टार्टिंग में है, तो फर्स्ट टाइम। शिकारी सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो शुरू में डज रखा, फिर सब्जेक्ट हंटर। नोट है तो आपने ये रख दिया नॉट, ठीक है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हंट, ठीक है, डज द हंटर नॉट हंट। और अगर ये कह दे यहां पर क्या शिकारी शेर का शिकार नहीं करता है, ठीक है, तो हंट द लॉयल यहां पर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप में क्या होगा, उसके पिताजी आजकल बाजार क्यों नहीं जाते हैं, उसके पिताजी आजकल बाजार क्यों नहीं जाते। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जाना वर्ब है, पिताजी वर्क कर रहे हैं जाने का, तो जाना वर्ब हुई, इसमें से नानी ने हटाता है तो ये दे दिया, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्वेश्चन मार्क भी लगाया है और बीच में आया है क्यों सब। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली को रखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड दैट इज व्हाई, लिखा डब्ल्यू फैमिली। उसके बाद आपको डू या डज रखना है, फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने डज रख दिया, क्लियर। उसके बाद में सब्जेक्ट हिज फादर या हर फादर, कुछ भी रखें। उसके बाद में नॉट, आपको पता है नॉट एट फोर्थ पॉइंट,
1 2 3 एंड 4, ये फोर्थ क्वेश्चन होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, ठीक है ना, बाजार क्यों नहीं जाते हैं, और आज कल के लिए लिखेंगे नाउ इट इज, और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसी में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमसे ऐसा पूछ लेते हैं, इस तरह के सेंटेंस भी कभी कभी इसमें रख दिए जाते हैं। देखिए वहां पर पजल हो जाते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस में हमें एक सेंटेंस दिया गया, ये सेंटेंस इस तरह के हम नोट में लिखेंगे, यहां पर हमें दिया गया वह खेलता तो है, ये सेंटेंस आपको देखेगा, वह खेलता तो है। तो देखिए बच्चों, अगर यहां पर हमें दो शब्द ना दिया जाता तो सिंपल सेंटेंस था वह खेलता है, और इंग्लिश हो जाती ही सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लेस खेलना, और सिंगुलर है तो प्लेस, ही प्लेस, वह खेलता है। लेकिन यहां पर ये दो शब्द जो दिया है इसने हमको पजल कर दिया है, हम क्या करें। याद रखना बच्चों, इस तरह के सेंटेंस आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही पूछे जाते हैं। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है आपको, ये जो दो शब्द होता है इसके लिए आप इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज को यूज करें, ठीक है। और डू या डज कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ही डज प्ले, वह खेलता है, वे हंसते तो हैं, दे डू, वे हंसते तो हैं, दे डू। क्यों, क्योंकि आपकी बात सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमने दो के लिए डू को यूज किया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। और एक बात और, आप जितने भी कार्य अपने डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जितने भी कार्य करते हैं, वे सभी के सभी सेंटेंस में सभी के सभी कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। मैं प्रतिदिन खाना खाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रतिदिन नहाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जितने भी कार्य हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितने भी कार्य करते हैं, वो सभी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। सो द टाइम इज ओवर and the present indefinite is also complete. Then tomorrow we will send you a video on present continuous tense. Okay, be safe, be happy. Okay, bye.